नमस्ते। आज का हमारा टॉपिक है मौर्य प्रशासन, जिसमें हम बात करेंगे आर्थिक प्रशासन और आर्थिक स्थिति के बारे में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि राज्य के 7 अंग कौटिल्य ने बताए थे: राज्य, अमात्य, जनपद, दुर्ग, कोश, सेना और मित्र। तो इन 7 अंगों में एक अंग कोश यानी राज्य की आय और व्यय किस प्रकार से हो, इस पे चर्चा की गई। अब राजा के जो अधिकारी थे, हम देखते हैं कि सभी विभागों के अपने अपने मंत्री थे, और उन मंत्रियों में जो मुख्य अधिकारी था वह सन्निधाता यानी कोषाध्यक्ष था, जो सरकारी कोष में धन, आभूषण, नगद, वस्तुएं, अनाज, रत्न आदि इसी के नियंत्रण में होती थी, और ये सब इस पे निगरानी रखता था। राज्य की संपूर्ण आय व्यय का विवरण भी सन्निधाता के पास होता था। दूसरा महत्वपूर्ण अधिकारी समाहर्ता था। यह राज्य के विभिन्न भागों से जो कर यानी टैक्स आता था और राजस्व यानी रेवेन्यू को एकत्रित करता था। समाहर्ता और सन्निधाता 2 महत्वपूर्ण अधिकारी थे। इसी तरह व्यापार संबंधी जो कर लेने वाला अधिकारी था शुल्काध्यक्ष। माप तौल की निगरानी करने वाला जो अधिकारी था वो पोतवाध्यक्ष था, और राज्य की जो कृषि विभाग का अध्यक्ष था वो शीताध्यक्ष था। इसी तरह हम देखते हैं कि राज्य के कारखाने का अध्यक्ष सूत्राध्यक्ष था। शराब के निर्माण, खरीदना, बेचना आदि का जो कार्य करता था वो सुराध्यक्ष था। गणिकाओं की व्यवस्था देखने वाला, उनकी आय देखने वाला गणिकाध्यक्ष था। मुद्रा विभाग का अध्यक्ष मुद्राध्यक्ष था। बाजार पर नियंत्रण रखने वाला अधिकारी पणयाध्यक्ष था, और मुद्रा वितरण विभाग का जो अधिकारी था वो लक्षणा अध्यक्ष था। तो इस प्रकार से जो ये अधिकारी थे राज्य के, ये राज्य की आय व्यय तो देखते ही थे, साथ ही राज्य की जो आर्थिक स्थिति थी इस पर भी ये नियंत्रण रखते थे। तो हम देखें कि राज्य की जो भूमि थी वो 2 प्रकार की भूमि थी। साम्राज्य में 2 प्रकार की कृषि भूमि थी। पहला केंद्र भूमि, यह भूमि राज्य के प्रत्यक्ष अधिकार में थी, और जो शीताध्यक्ष था उसकी देखरेख में यह भूमि होती थी, और इसकी आय को सीता कहा जाता था। यह उसी प्रकार की भूमि होती थी जिस प्रकार की भूमि हम मुगल काल में खालसा भूमि जिसको कहते थे, जो केंद्र के अधिकार में सीधे प्रत्यक्ष नियंत्रण में रहती थी। दूसरे प्रकार की भूमि कृषक भूमि थी। यह भूमि कृषकों के पास थी, और राज्य इन कृषकों से इस भूमि पर भूमि कर वसूलता था, जो उपज के रूप में होता था, और उपज के रूप में जो भूमि कर वसूला जाता था उसे भाग कहा जाता था। यह उपज का 1/4 यानी 25% होता था, तो भूमि कर 25% वसूला जाता था। अन्य प्रकार के कर भी थे, जैसे सेतु कर, जो फल, फूल, मूल, तरकारियों पर लगने वाला कर कहा जाता था। नेक्स्ट वन कर यानी वन की उपज पर लगने वाला जो कर था वह वन कर था। तीसरा बलि कर यानी धार्मिक कर। चौथा पथी कर यानी गांवों से अतिरिक्त कर लिए जाने वाला कर। प्रणय संकट काल में लिया जाने वाला कर था। पाशर्व व्यापारी के लाभ पर लिए जाने वाला कर था। कौष्ठेक सरकारी जलाशयों पर लगने वाला कर था। रज्जु भूमि के नाप के लिए लिया जाने वाला कर था। चोर रज्जु चोरों को ढूंढने के लिए लिया जाने वाला कर था। और प्रवेश्य यानी आयात कर, जो लगभग 20% वस्तु की कीमत का 20% होता था आयात कर। और निष्क्राम्य यानी निर्यात कर, जो ज्ञात नहीं है। तो इस प्रकार से कई प्रकार के कर लगाए जाते थे, और बिक्री कर किसी वस्तु के खरीदने व बेचने पर उस वस्तु की कीमत का कुछ % दिया जाता था, जो शुल्काध्यक्ष लेता था। और ये 3 दर में था, जैसे गिनकर
बेचे जाने वाली वस्तुओं पर 1.5% कर था। तौल कर बेचे जाने वाली वस्तुओं पर 5% कर था और नाप कर बेचे जाने वाली वस्तुओं पर 6.5% कर था। तो इस प्रकार से ये कर विभिन्न वस्तुओं पर लिया जाता था। दुर्ग विभिन्न करों के माध्यम से जो नगरों से आय होती थी, उस आय को दुर्ग कहा जाता था। नगरों में निम्न प्रकार की वस्तुओं पर कर लगाए जाते थे, जैसे शराब पर कर, नमक पर कर, शिल्पकारों पर कर, कसाईयों पर कर, घी तेल के व्यापारियों पर कर, वेश्याओं पर कर, जुआरियों पर कर, अधिक आमदनी पर कर, मंदिरों पर कर और कई प्रकार के जुर्माने लगाए जाते थे। जैसे अपराध करने पर जो जुर्माने लगाए जाते थे, उनसे भी राज्य की आय होती थी। खाने कीमती पत्थरों पर भी राज्य की आय के जो स्रोत थे उन पे भी कर लगाया जाता था। तो कौटिल्य ने यहाँ तक कहा कि संकट काल में राजा मूर्तियों पर भी कर लगा सकता है और शमशान में काम आने वाली लकड़ियों पर भी कर लगाया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो मौर्य कर व्यवस्था थी वो काफ़ी कठोर थी और अत्यधिक मात्रा में कर लोगों पर लगाए जाते थे, जैसे कि कौटिल्य ने कहा। राज्य का व्यय हम देखते हैं कि राज्य की आय निम्न कार्यों में व्यय की जाती थी, जैसे राज परिवार व राज महलों पर होने वाला व्यय था। दूसरा, राज्य कर्मचारियों के वेतनों पर होने वाला व्यय था। सैन्य कार्यों पर भी व्यय किया जाता था। सार्वजनिक निर्माण कार्यों यानी सड़कों का निर्माण, राज प्रजासनों का, महलों का निर्माण पे जो व्यय होता था। कला, विभिन्न प्रकार की कलाकृतियों पर बनाने पर जो व्यय होता था। राज्य द्वारा दी गई सहायता, जैसे कृषकों और शिल्पियों को बसने के लिए विभिन्न प्रकार की सहायता राज्य की ओर से दी जाती थी। इस प्रकार राजा के व्यक्तिगत खर्चे भी व्यय के माध्यम से होते थे। धार्मिक कार्यों और उत्सवों पर भी व्यय किया जाता था। राज्य द्वारा विभिन्न प्रकार का दान दिया जाता था, उस पर भी व्यय होता था। और अशोक द्वारा जो जन कल्याणकारी किए गए, जैसे औषधालय खोले गए, पिंजरा पोल खोले गए, वृक्ष लगवाए गए, कुएं खुदवाए गए, औषधियाँ मंगवा के लगवाई गई, विभिन्न प्रकार के जन कल्याणकारी किए गए, उन पे भी राज्य द्वारा व्यय किया जाता था। तो इस प्रकार से राज्य का जो व्यय था ये काफ़ी विशाल मात्रा में होता था। यह आवश्यक नहीं कि अर्थशास्त्र में जिस तरह का प्रशासन राज्य के कर और व्यय मद दी गई हैं उसी को ही मौर्यों ने अपनाया होगा, लेकिन हम कह सकते हैं कि मौर्य प्रशासन अर्थशास्त्र में जो दिया गया प्रशासन है उससे काफ़ी हद तक मिलता जुलता रहा होगा। मैगनीज के विवरण और अर्थशास्त्र दोनों में मौर्य प्रशासन पे प्रकाश पड़ा है। भारत में पहली बार इतने सुदृढ़ केंद्रीय प्रशासन की नींव मौर्य द्वारा डाली गई थी। यह एक वास्तव में मौर्यकालीन उपलब्धि के रूप में याद किया जाना चाहिए। और चंद्रगुप्त मौर्य एक राष्ट्र निर्माता था और अशोक उसका वास्तविक उत्तराधिकारी था, हम ये मानते हैं। धन्यवाद।